अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सिग्नल को या तो बड़ा कर देता है और या उसे कम कर देता है। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to change a given alternating EMF into larger or smaller alternating EMF। या इसको यूं डिफाइन कर लें कि इट इज़ ए डिवाइस विच स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द एसी वोल्टेज या एसी ईएमएफ। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसके मुताबिक एक सर्किट में एक कॉइल में करंट के चेंज होने से नेबरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। ऐसे फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। एक ट्रांसफार्मर दो कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कॉइल्स एक ही आयरन के फ्रेम के ऊपर वाउंड होती हैं। तो इसमें से एक कॉइल को, जिसको हम इनपुट देते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और दूसरी कॉइल उससे हम आउटपुट लेते हैं, उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। याद रहे कि ये दोनों कॉइल्स यहाँ पर वाउंड हैं एक ही फ्रेम के ऊपर, और आयरन चूँकि बज़ाते खुद कंडक्टर भी है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इनपुट की जो हम एसी करंट देंगे यहाँ पर, वो करंट सीधी इसमें से भी पास करना शुरू होगी? तो आंसर ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक फ्रेम ज़रूर है, लेकिन इंसुलेटेड हो करेंगे हम इसे ऊपर से, और उसके ऊपर ये वाउंड होंगी ये दोनों वायर्स। इस तरह से प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों मैग्नेटिकली लिंक्ड होंगी। मैग्नेटिकली लिंक्ड होने का मतलब ये है कि जब इसको हम प्राइमरी कॉइल को कुछ करंट देंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोर मटेरियल के थ्रू सेकेंडरी में से पास होगा। सिर्फ ये रिश्ता है इन दोनों के बीच फ्लक्स लिंकेज का, बाकी इनका आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। तो मज़ीद देखें तो इस प्राइमरी के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, इनको हम नंबर NP से लिखेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उन्हें हम NS लिख देंगे। तो इनपुट के लिए हम AC सिग्नल इस्तेमाल करेंगे, और आउटपुट भी यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो होगा क्या भला? होगा ये कि जब इनपुट AC यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो अल्टरनेटिंग करंट की चूँकि मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी हर लम्हा चेंज होती है, तो इस तरह से इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो स्ट्रेंथ में भी कम ज़्यादा होगा, और उसकी डायरेक्शन भी बदलती रहेगी। यानी फर्स्ट हाफ के दौरान अगर इसमें ये डायरेक्शन बनी, यानी इस कॉइल, हमें पता है कि कॉइल में से करंट पास करे तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो शुरू में पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल के लिए अगर इसका ये पोल नॉर्थ बना है, ये एंड नॉर्थ पोल बना है, और ये एंड साउथ पोल बना है, तो नेक्स्ट ही लम्हा जो होगा, जब नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल होगा, करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में से रिवर्स हो जाएगी। तो अब नीचे वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाएगा, ऊपर वाला साउथ पोल बनेगा। तो जब ऊपर वाला नॉर्थ था तो इस डायरेक्शन से फ्लक्स आ रहा था सेकेंडरी कॉइल में, और जब नीचे वाला हिस्सा यानी करंट की डायरेक्शन आधे साइकिल के बाद रिवर्स हो गई है, तो अब ये नॉर्थ है, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से फिर चूँकि AC के बारे में हमने देखा है कि पाकिस्तान में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड होती है। तो एक सेकंड में 50 टाइम्स जब डायरेक्शन चेंज होगी, 50 टाइम्स फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये जो चेंज होता हुआ फ्लक्स जब इस सेकेंडरी कॉइल में से पास होगा, तो इसमें EMF इंड्यूस होगी, जो कि हमें यहाँ आउटपुट पर मिल जाएगी। तो यहाँ हम इसकी मज़ीद वर्किंग की बात करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती है। तो EMF जब इंड्यूस होगी यहाँ पे,
एक चीज़ हम यहाँ क्लियर करते चलें कि जो इसका फ्लक्स चेंज होगा वो चेंज होता हुआ फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के अपने अंदर से भी पास होगा। तो इंडक्शन इसके अंदर भी होगी जिसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और इसका फ्लक्स सेकेंडरी में से भी पास होगा, और सेकेंडरी में से पास होते हुए भी उसने इंडक्शन करवानी है जो कि सेकेंडरी के अक्रॉस हम उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। तो यहाँ प्राइमरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड हुई है ईएमएफ उसे हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ आ जाएगी -NP del phi by del t। और अगर हमारी कॉइल की रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, अच्छे कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाएं ट्रांसफार्मर को बनाते हुए, तो हम उसकी रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, और इस केस में फिर हमारी जो सेल्फ अप्लाइड वोल्टेज होगी वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगी, लेकिन समत में मुखालिफ होगी। तो इस फार्मूला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि Vp इज इक्वल टू E प्लस IR। यहाँ पर जब R ज़ीरो हो जाएगा तो Vp विल बी इक्वल टू E के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि अप्लाइड वोल्टेज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ को देखें तो -NP del phi by del t है। तो जब ये चीज़ यहाँ पर पुट करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो Vp आ जाएगा NP del phi by del t के बराबर। तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्शन होगी उसको अब देखते हैं। ये प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी पर वोल्टेज अप्लाई हुई है इनपुट वो ये वाली है, और जो सेकेंडरी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी, क्योंकि बोथ कॉइल्स आर स्ट्रांगली कपल्ड हैं। तो Vs आ जाएगी NS del phi by del t। तो दोनों इक्वेशंस को सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवा लें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर Vs बाई Vp हो जाएगा, और राइट साइड पर NS del phi by del t NP del phi by del t हो जाएगा। तो इस तरह से ये del phi by del t कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी बचेगा जो रेशो वोल्टेजेस में होगी प्राइमरी और सेकेंडरी के, वो रेशो उसके बराबर होगी जो उनके नंबर ऑफ़ टर्न्स में रेशो होगी। तो यानी दोनों कॉइल्स के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स में रेशो होगी वही रेशो इनकी वोल्टेजेस में होगी। जिस तरह यहाँ अगर देखें तो ये सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद कम लग रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेकेंडरी पर वोल्टेज भी कम होगी। तो इस रेशो को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और इसके मुताबिक हम फिर ट्रांसफार्मर की टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज़ ग्रेटर दैन द प्राइमरी वोल्टेज, यानी वो सेकेंडरी पर वोल्टेज को बढ़ा के देते हैं, पेश करते हैं। तो इनकी नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि इनके नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी के। तो सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद ज़्यादा होगी तो सेकेंडरी की वोल्टेज भी ज़्यादा होगी प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज की निस्बत। या इनको यूँ भी लिख सकते हैं हम कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी इज़ लेस दैन नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी, या Vp इज़ लेस दैन Vs। इसको यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कम है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा हैं, तो ये स्टेप अप करेगा वोल्टेज को और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी वोल्टेज से कम होती है, और इसकी नेसेसरी कंडीशन या इसकी स्पेसिफिकेशन ये होगी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी लेस होंगे नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी से। तो इस तरह से वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कम होगी वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड एट प्राइमरी वोल्टेज। या इसको इस तरह भी लिख देंगे NP इज़ ग्रेटर दैन NS, या VP इज़ ग्रेटर दैन
VS, तो ये भी इसी की स्पेसिफिकेशन होगी। तो इसको डायग्राम में देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि प्राइमरी के टर्न्स की तादाद ज़्यादा है, सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद कम है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा और ये खुद भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो यहाँ सिंबल बनी हुई हैं ट्रांसफार्मर की कि दो कॉइल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और दरमियान में दो लाइंस होती हैं जो कोर मटेरियल को रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू।